कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, अर्थात ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि आपका जो बोर्ड है उसका नाम है BTUP बोर्ड। ठीक है, तो हम BTUP बोर्ड के थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इसके यूनिट नंबर 2 का हम वन शॉट कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 01 को कवर कर रखा है, तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो यूनिट नंबर 1 को पहले देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, चैनल पर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको सारा पोर्शन एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेगा। तो चलिए, अगर आप सभी ने ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको वन शॉट, ठीक है, PYQ पेपर, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। आपको मेरे बारे में पता भी होगा कि हम सिर्फ मैकेनिकल वालों को ही गाइड करते हैं, तो हम अपने गाइडेंस को कुछ अलग तरीके से देना चाहते हैं, खास करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से और अपने नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं, और हम आपको डिफरेंट टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सको। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है सिंपल बैरोमीटर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि ये न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। अगर कोई चीज़ न्यू सिलेबस में ऐड होता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% की होती है, तो डेफिनेटली इसको आप मिस नहीं कर सकते, और बहुत इजी है, तो मिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल बैरोमीटर यूज किस लिए होता है, अगर आप सभी देखोगे तो यहाँ लिखा है बार, उसके बाद मीटर। बार प्रेशर की यूनिट है, यानी दाब की यूनिट है। ठीक है, और बैरोमीटर क्या है, दाब मापी। दाब का मापन करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब किस प्रकार के हम दाब को मापते हैं, तो हाइलाइटर जहाँ पे चला रहा हूँ देख लीजिए, अर्थात ये वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए किया जाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसको हम मापते हैं किसकी मदद से, सिंपल बैरोमीटर की मदद से। अब ये मापते किस स्केल पर है, तो आप सभी देख सकते हो कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। क्रिस्टल क्लियर है भाई। चलो आगे हम समझते हैं कि चीज़ को। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप समझोगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। पहले हम क्या लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले हम लेते हैं, ठीक है, ये वाली पाइप, ठीक है, ये वाली ट्यूब। पाइप तो वर्ड नहीं यूज करेंगे, ट्यूब वर्ड यूज करेंगे। इस वाली जो ट्यूब है, ठीक है, इसको हमने ले लिया यहाँ पर और इसको ऐसे तिरछा कर दिया क्योंकि इस फिगर में बना हुआ है, और इसके अंदर हमने भर दिया मरकरी। क्या भर दिया, पारा। क्या, फिर से लिख देता हूँ, पारा मरकरी Hg, पारा मरकरी Hg। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ Hg। ठीक है, इसके अंदर हमने भर दिया पारा, और इसको एज इट इज उठाया और इसको उल्टा यहाँ पर इस पात्र के अंदर डाल दिया, और इस पात्र के अंदर ऑलरेडी क्या भरा था, पारा। ठीक है भैया, पारा। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अर्थात उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है। क्या, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो जब हमने इसको उल्टा कर दिया, इसमें पूरा पारा पहले भरा था, ठीक है, ये पूरा पारा भरा था और यहाँ पे भी पूरा भरा था, लेकिन ये पारा हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ये वाली जो हाइट है, H वाली जो हाइट है, यही का मेजरमेंट कर लिया गया, और इसी को, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जज करते हैं। इसी हाइट को, ठीक है, जो ये हाइट है, इसी को हमने क्या कर लिया,
आपके प्रेशर के यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। इसे हम कहते हैं 760 mm ऑफ Hg। क्या कहते हैं, ये वो जो Hg कॉलम हाइट है ये है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मेजरमेंट करते हैं। अब इस प्रकार से कोई भी आप ट्यूब ले लो, कोई भी ट्यूब, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी ट्यूब हो, वो जो लेंथ एच है ये इतना ही आएगा, 760 mm ऑफ Hg या 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जिस स्केल पे आप लेने जाओगे वो 760 ही हमेशा आएगा। क्रिस्टल क्लियर है भाई। आइए हम वर्किंग को एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वर्किंग हमने पहले ही समझा दिया है, ठीक है भैया। चलो, बैरोमीटर जो है वो कांच की एक नली होती है। नली को हम ट्यूब कहते हैं, तो आप ट्यूब लिखना या नली लिखना, ठीक है। जिसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है, और नली का जो व्यास होता है वो 12.8 mm से अधिक होना चाहिए। यानी इसका जो डायामीटर है ये किससे अधिक होना चाहिए, 12.8 mm से। अब ये क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई थी कैपिलरिटी की। अगर ये बहुत ही ज़्यादा पतला होगा तो कहीं पर इसमें डालोगे तो इसके अंदर पानी चढ़ने लगता है, इसको हम कहते हैं केशिकात्व। तो वो काम ना होने लगे कि इसके अंदर चढ़ने लगे कुछ, ठीक है। इसके लिए हम इसकी जो लेंथ रखते हैं, डायामीटर जो रखते हैं, वो 12 पॉइंट कितने से 8 mm से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा रखते हैं, ठीक है भैया। समझ में आ गया आप लोगों को बात, ठीक है। क्योंकि पानी हो या पारा, इसके लिए इस अवस्था में कैपिलरिटी क्या होगी, नगण्य है, यानी कैपिलरिटी की कोई भी संभावना वहाँ पे नहीं होगी। और इस नली की लंबाई 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये mm की जो बात आ रही है ये सेंटीमीटर और मीटर, जिस यूनिट पे आप जा रहे हो उस यूनिट पे आप इसको ले सकते हो। जैसा कि मैंने भी इस वीडियो में ही बताया कि वो जो ट्यूब है वो कितनी भी आप बड़ी रखोगे, ठीक है, उसकी डिस्टेंस अगर आप एक सभी यूनिट को एक सेम में रखोगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो 760 ही आएगा। अब mm में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, ये आपके यूनिट रखने के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, नली को पारे से भरते हैं, ठीक है। नली को क्या करते हैं, पारे से भर, जैसा कि हमने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि इस ट्यूब को क्या कर दिया, पारे से भर दिया। और फिर इस पारे से भरे बर्तन में खुले सिरे की ओर से उल्टा लटका कर रख दिया जाता है। यानी इसमें भी आपका पारा भरा हुआ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को यहाँ पे बताया भी है। और इसको हमने क्या किया कि खुले सिरे को इसके अंदर उल्टा करके लटका दिया, ठीक है भैया। अब नली को पारे से भरे बर्तन में जब हम वर्टिकल का मतलब उल्टा ऐसे लटका दिया तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है, वर्टिकल हो गया। ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। अब एक्स्ट्रा जो पारा है नली में से धीरे धीरे निकलकर बर्तन में आ जाता है। जो एक्स्ट्रा पारा है ये क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया नली में, ठीक है भैया। उसके बाद नली में उतनी ही ऊंचाई तक पारा रहता है जितना एटमॉस्फेरिक, जैसा कि मैंने बताया 760 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है, पारा रहता है जितना वायुमंडलीय दाब को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक होता है। नली से कुछ एक्स्ट्रा पारा निकलने के बाद, ठीक है, उसमें कुछ स्थान खाली हो जाता है। यानी जब पारा यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर जो क्या हो गया, वैक्यूम, ठीक है भैया, यहाँ पे खाली हो गया। इस खाली स्थान में वेपर ऑफ Hg ग्रहण कर लेता है। वेपर ऑफ Hg का मतलब यहाँ पे खाली रहता है या कुछ छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, ठीक है, जिसका बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होता है। इसे खाली स्थान को हम ऑब्सोल्यूट जीरो मान लेते हैं। इस खाली स्थान को हम ऑब्सोल्यूट जीरो मान लेते हैं। अब आप प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया हाइट के टर्म में पहले ही चैप्टर में, P बराबर होता है रो जी एच, ठीक है। यहाँ पारे का अपेक्षिक भार W है, W बराबर होता है रो इंटू जी। खैर रो की वैल्यू आप सभी और G की वैल्यू और H की वैल्यू, ठीक है, इन तीनों को आप अगर रखते हो, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 101.325 और यहाँ पे यह 1.000332, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट आप सभी को पता है और रो भी पता है, डेंसिटी घनत्व,
और जी ग्रेविटी, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू आप रख दोगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ये है आपका बैरोमीटर, ठीक है भैया। इतना ही आपको नोट्स के माध्यम से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, आपका काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए हम दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ध्यान रहे ये बात, जो आपका रो है, आपका पारा का घनत्व जो है 13,600, आपको ऑलरेडी पता होगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले रहे हो। इसी तरीके से जो h की वैल्यू है यहाँ पे वो 760 mm ले रहे हो या 0.76 ले रहे हो, मीटर के अंदर ले रहे हो, ठीक है, या उसको सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हो। और g की वैल्यू 9.8 के जगह पर 981 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस तरीके से आपका यहाँ पे पास्कल में या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है भैया। ये बहुत इजी है, आप अच्छी तरीके से इसे जान पाएंगे और ये वर्किंग में उसका कोई रोल भी नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 110% की रहती है आने के एग्जामिनेशन में। ये पिछले कई बार से आ रहा है। आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो किसी एक प्रकार के दाब मापी को पूछ लेगा या आपसे डायरेक्ट बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पूछ लेगा। तो आइए बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के पहले हम फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम वर्किंग को तो बहुत इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका प्रेशर, यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी चीज़ है जिसका हमको प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ का। तो हमने इस बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज लगा दिया। ये है आपका जो आपका यहाँ पे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बनी हुई है, ये एक धातु की नली है, ठीक है, धातु की क्या है, नली है। चलो अब यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब इसके अंदर का मैटर हम समझते हैं। ये जो आपका बना हुआ है ये एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय, ठीक है, ये दीर्घवृत्तीय आकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेटअप है ये रैक और पिनियन का सेटअप है। किसका सेटअप है मेरे प्यारे साथियों, लिख देता हूँ, रैक पिनियन, ठीक है, रैक एंड पिनियन, ठीक है भैया, समझो, रैक एंड पिनियन का ये सेटअप है, ठीक है। जैसे इसको हमने लगाया, इसके अंदर का क्या हुआ, दाब बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो 8 पॉइंट पे डोरी लगी हुई है रैक एंड पिनियन पे, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड जैसे ही भरा, ठीक है, यहाँ के फ्लूइड का हम प्रेशर निकाल रहे, फ्लूइड इसके अंदर गया और इससे होते हुए जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड आया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब फ्लूइड इसके अंदर जाएगा, आपने वो वाली कभी कभी जो अगरबत्ती का पैकेट है उसके अंदर जो अगरबत्ती आता था उसको मुंह से फुलाते थे आप लोग, ठीक है, और जैसे ही आप फुलाना बंद कर देते थे वो क्या होता था कि बीच से मतलब ऐसे मुरझात सा जाता था, फिर फुलाते थे फिर बड़ा हो जाता था, समझ रहे हो आप। उसी तरीके से जब इसके अंदर क्या हुआ, फ्लूइड गया, तो ये क्या होगा कि ये जैसे गोल टाइप का है ना, ये गोल टाइप का है, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये सीधा होने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे सीधा होगा तो ये डोरी तन जाएगी, और जब ये डोरी तनेगी तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये रैक और पिनियन का सेटअप अगर आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो आपको पता होगा कि जो गांव में आपका चारा बालने वाली मशीन है वो रैक एंड पिनियन के सेटअप पे ही काम करती है। रैक एंड पिनियन क्या करता है कि एक आपका रोटरी मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, या लीनियर मोशन है उसको रोटरी मोशन में, यानी आप जो चारा बालने वाली मशीन है गोल गोल आप घुमाते हैं वो सेटअप का, और जो आपका दूसरा सेटअप होता है इधर से चारा जो है डालता रहता है, तो ये लीनियरली जाता है और ये गोल गोल घुमा रहा है, इस तरीके से ये मतलब वर्किंग करता है। तो रैक एंड पिनियन का सेटअप लगा है, जब ये सीधा होने की प्रयास कर रही है हमारा ट्यूब और ये सीधा होने का प्रयास कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन खिसकेगा, और जब ये वाला पोर्शन खिसकेगा तो ये वाला पोर्शन डोल जाएगा। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, चक्कर वाला पोर्शन, और इसमें लगा हुआ है इंडिकेटर, तो ये आपका प्रेशर मेजरमेंट कर देगा। ये है हमारा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है भैया।
अब आइए समझ लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। इस प्रेशर गेज का जो आविष्कारक थे वो कौन थे भैया? वो थे हमारे ईबॉर्ड नाम था इनका। ठीक है, इस गेज का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन वाली एक नली होती है जिसमें दाब लगा करके कोई फ्लूइड को घुसाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई फ्लूइड को क्या किया गया, दाब लगा करके घुसाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसकी सेक्शन सर्कुलर होने का प्रयत्न करती है। ठीक है, ये जो एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल से सीधा होकर के क्या होना चाहती है, सर्कुलर होने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी सीधी होने का प्रयास करती है। और कुछ क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। सीधा होने का प्रयास करेगी तो ये सीधा होगी तो डेफिनेटली इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और नली का यही विस्थापन दाब की माप के रूप में बदल दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया रैक एंड पिनियन के सेटअप से। इसकी सहायता से वैक्यूम प्रेशर को भी मापा जाता है। स्टीम बॉयलर की अवस्था में उच्च दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भैया, अब हम चल रहे हैं मैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, सेंसिटिव मैनोमीटर को हम समझेंगे और आपके जो सिंपल सेंसिटिव मैनोमीटर है उसको हम डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ इंक्लाइंड भी आता है, लेकिन सिलेबस में ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि आप सभी से इंक्लाइंड पूछा जाएगा। हमने अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड किया है, लेकिन वन शॉट में सिर्फ हम सेंसिटिव मैनोमीटर को ही समझाएंगे। इंक्लाइंड के बारे में जब सिलेबस में ऐसा कोई डिसाइड नहीं है तो पहले तो आप सेंसिटिव मैनोमीटर जान पाओ, बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप इंक्लाइंड के बारे में सोचना। तो सेंसिटिव मैनोमीटर होता क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो बहुत छोटे प्रेशर के अंतर को भी मापने में सक्षम होता है। यानी हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बॉल एंड ट्यूब प्रेशर गेज को पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे प्रेशर के जो अंतर हैं उनको भी माप सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटा छोटा प्रेशर मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? सेंसिटिव मैनोमीटर की सहायता से। सामान्यतः यू-ट्यूब मैनोमीटर की तुलना में यह अधिक सटीक और सूक्ष्म मापन होता है। कहने का मतलब यह है कि यूट्यूब मैनोमीटर का फेल्योर जब हुआ उससे बेहतर हमें डिवाइस ढूंढने का जब मौका लगा तो हम सेंसिटिव मैनोमीटर का कह सकते हैं डेवलपमेंट किए हैं। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम समझेंगे, अर्थात इसके लक्षण को जानेंगे कि हम भैया इसके अंदर क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो इसको सेंसिटिव मैनोमीटर को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की कंपेयर में। ये बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस को माप सकता है। ठीक है, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस को मापेगा। इसका स्केल बड़ा और सटीक होता है, यानी बड़े अंतर पे भी माप सकता है, लेकिन छोटे में छोटा, सबसे छोटे भी प्रेशर डिफरेंस को भी ये माप सकता है। इसमें द्रव का जो विस्थापन होता है सामान्यतः मैनोमीटर से अधिक दिखाई देता है। खास करके कहाँ पर दिखाई देता है, जो इंक्लाइंड वाला होता है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो विस्थापन जो है वो मैनोमीटर से अधिक विस्थापन का मतलब क्या है कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई को ही तो हम फाइंड कर रहे हैं, किसके रूप में, प्रेशर के रूप में। ठीक है भैया, समझ रहे हो आप लोग, जो हम वाटर हेड की ऊंचाई है, जो वाटर हेड है हमारा, उसी को हम प्रेशर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोगशाला और रिसर्च में इसका उपयोग अधिक होता है। ठीक है, लेबोरेटरीज में ज़्यादातर यूज होता है और रिसर्च में इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा जो सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर है ये आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कोई भी सपोज ये पाइप है, ठीक है, तो ये पाइप क्या होता है, ऐसे क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसी क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस बात से आप लोग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका पानी इंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ही पानी आपका जा रहा है। इस पॉइंट बी को यहाँ पे डिनोट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पानी यहाँ आया और यहाँ पे लगा हुआ है बेसिन। बेसिन क्यों लगा हुआ है उसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सपोज आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, आपको ये पता होगा इंजेक्शन। ठीक है, और आगे की तरफ ऐसे है, ठीक है, ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे लग के फिर आपकी एक निडल लगी होती है। ठीक है, ये आपका इंजेक्शन है, ठीक है, जो डॉक्टर आपको लगाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे सपोज पानी भरा हुआ है, यानी अर्थात भरा हुआ है क्या, आपका जो भी दवा है जो आपको
लगाया जाना है। तो जो आपका ये पिस्टन है मेरे प्यारे साथियों, ये हल्का सा जब बढ़ाते हैं इसको इधर की तरफ, तो इसमें पूरा आपका निकल जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हमारा ये लगा हुआ है बेसिन, अर्थात इसमें पानी हल्का सा आगे बढ़ेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये है हमारा बेसिन का एक्चुअल में काम, ठीक है। तो इसमें हमारा पारा लगा हुआ है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। S1 यहाँ पे डिनोट किया गया है, S1 और S2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा पानी आएगा और उसके बाद यहाँ पर पेन को हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस पाइप के अंदर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। और आपको पता है कि ρgh से गुणा करके क्या कर देते हैं, प्रेशर का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। आइए एक एक चीज़ को हम थ्योरेटिकल माध्यम से देखते हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर एक ऐसा मैनोमीटर है जिसमें एक और चौड़ा जलाशय रिजर्वोयर, दूसरी ओर नैरो ट्यूब होती है। करने का मतलब ये है कि एक तरफ क्या है, बेसिन यानी चौड़ा जलाशय, और एक तरफ नैरो मतलब छोटी सी ट्यूब लगी होती है। यह बहुत छोटे वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब इसका बस कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला निकाल देना है। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो, एक तरफ का व्यास क्या है, एक तरफ का व्यास सपोज d है और एक तरफ का व्यास क्या है, स्मॉल d है। बस यही दो चीज को समझो, ठीक है। अब आओ देखें, माना कि दाईं ओर कम काट वाली, यानी कम काट का मतलब जिसका पतला ट्यूब है, ठीक है, भुजा का व्यास का स्मॉल d है, और लेफ्ट साइड वाली जो अधिक व्यास वाली है यानी बेसिन है, उसका व्यास कैपिटल D है, ठीक है। दाब परिवर्तन से कुछ आयतन का द्रव बेसिन से कम काट वाली क्षेत्र में आने का मतलब यह है कि कुछ पानी इसमें से इसमें आएगा, ठीक है, या हो सकता है कि इसमें से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है भैया। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कुछ आयतन का द्रव बेसिन से कम काट वाली में या कम काट से आपके बेसिन में आएगा, ठीक है। बस क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके आयतन में परिवर्तन है वो कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन बराबर ज़्यादा काट वाली, यानी सेक्शन, काट का मतलब सेक्शन, यानी जो आपका सेक्शन का मतलब क्या है, ये पाइप है तो इसका ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है। अब ज़्यादा बड़ी पाइप है तो इसका ज़्यादा बड़ा सेक्शन है। तो कम सेक्शन यानी पतली ट्यूब वाली और बेसिन की ट्यूब वाले का हम बराबर कर लेंगे, अर्थात π/4 कैपिटल D स्क्वायर का मतलब बेसिन वाले का है, और इसका तल में परिवर्तन क्या L1 मान लेंगे और इसके तल में परिवर्तन L2 मान लेंगे। π/4 कट जाएगा, L1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, स्मॉल d अपान कैपिटल D का होल स्क्वायर इंटू L2। ये आपका सेंसिटिव मैनोमीटर कहलाता है। तो चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्यूब मैनोमीटर। एक आपका डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर आएगा, सिंपल आएगा, लेकिन हम लोग मैनोमीटर में आपका यूट्यूब मैनोमीटर समझ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये डायग्राम के पहले आप ये डायग्राम आप समझिए, क्योंकि एक टेम्परेरी डायग्राम मैंने अलग से बनाया है। फिर आपको एक फील आएगा इस डायग्राम की मदद से और आपको आंसर निकल के आएगा। सारी चीज़ समझना जरूरी है, फिर थ्योरी के ऊपर चलेंगे। देखो, ये वाला चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई भी आपका पाइप है, ठीक है, ये पाइप है तो इसका ये क्रॉस सेक्शन होता है, तो इस साइड से देखने पर ये क्रॉस सेक्शन ऐसे गोला सा दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है और यहाँ से आपका पाइप लगा हुआ है, आगे की तरफ पानी इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमें इस बी पॉइंट पर प्रेशर को फाइंड करना है, ठीक है। सब कुछ कोई पाइप है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे हमको क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। और यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, हमारा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ लेते हैं। एक तो ये आप सभी का जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमने ले रखा है पारा, क्या, Hg, ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं, ठीक है भैया। और ये जो आपका ब्लैक वाला है ये है आपका वाटर, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, पानी को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। हमने क्या किया, पानी यहाँ से छोड़ दिया और पानी यहाँ पे आया और इस मरकरी को धक्का मारा। अब इसका जितना भी प्रेशर था उसके हिसाब से इसने धक्का मारा और मरकरी क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठने लगी। कैसे, यहाँ पे देखिए। अब इस डायग्राम के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे पानी ने भरा, पहले मरकरी सपोज यहाँ पर रहा होगा और इसने पानी ने धक्का मारा और मरकरी यहाँ पर आ गया, ठीक है।
और जितना मान लो पहले मरकरी यहाँ तक भरा था, अब मरकरी उठ के यहाँ तक आ गया। ठीक है भैया, ये इतना प्रोसेस होता है और कुछ नहीं होता है। और इसी पर हम प्रेशर को मेजरमेंट कर लेते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं ध्यान से समझिएगा। उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, आप नीचे जा रहे हो नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हो, और ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब एक चीज़ लेना है आपको बस, या इसको फॉलो कर लो या इसको फॉलो कर लो। ठीक है भैया, सपोज हम कोई सा भी फॉलो कर लेंगे अभी, चलिए ठीक है। अब आपको इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक पॉइंट आपको और समझा दूं, उसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे इस हाइट तक आपकी जो इधर की हाइट है, सपोज इसे h1 कहें और इसे h2 कहें, तो दोनों h1 बराबर h2 है। ठीक है, h1 बराबर h2 है। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ अभी। अगर हम इसका निकालेंगे तो रो, ठीक है, रो जी h1 और ये की तरफ नेगेटिव यानी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो रो जी h1 नेगेटिव बराबर रो जी h2, और h1 बराबर h2 है तो ये h1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो इसलिए हम ये जो आपका पॉइंट होता है जहाँ से मरकरी यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद ये मरकरी जहाँ तक ये बराबर रहता है, इस वाले पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अर्थात इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, ठीक है, देखो समझो। बी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, यानी अर्थात पी बी लिख देंगे। ठीक है भैया, उसके बाद h1 हाइट को लिख लेंगे। हम नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, रो जी h1। ठीक है, ये किसका डेंसिटी है, पानी का। ठीक है, पानी का यहाँ पे घनत्व यूज हो रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ जो गया है वो किसका डेंसिटी है, वो है आपका Hg का, यानी पारे का घनत्व। ठीक है, और हाइट h2। बस यही आपका प्रेशर हो गया भाई, यही प्रेशर है, यही है आपका यूट्यूब मैनोमीटर। यही इतना प्रोसेस है। मुझे आशा है कि कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को समझने में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे पानी का प्रेशर आया और मरकरी को धक्का दिया, मरकरी जितना ऊपर उठ गया, ठीक है, उसकी हाइट को ले लिया, और जितना पानी की हाइट नीचे के तरफ धक्का मारी उसको ले लिया सेंटर बना के, और नीचे की तरफ को नेगेटिव ले लिया या पॉजिटिव, ऊपर की तरफ को नेगेटिव या पॉजिटिव ले लिया, बस, और प्रेशर हमारा फाइंड हो गया। आइए थ्योरी को भी समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है। यह द्रव दाबमापी कांच की एक नली होती है, लिक्विड मैनोमीटर जिसे कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार को मोड़ करके बनाई जाती है। इस नली का एक सिरा उस बिंदु से जुड़ा होता है जिस जगह से दाब ज्ञात करना होता है, अर्थात यहाँ से जहाँ पे प्रेशर हमको मेजरमेंट करना होता है। और दूसरा सिरा क्या होता है, यूट्यूब की तरह खुला होता है। ठीक है, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, यूट्यूब में अधिकतर स्थितियों में पारे का प्रयोग किया जाता है, अर्थात Hg का प्रयोग किया जाता है, जिसका आपेक्षिक गुरुत्व इस पानी से अधिक होता है, अर्थात 13.6 होता है। पाइजोमीटर ट्यूब का प्रयोग जहां पर संभव नहीं होता है, ठीक है, वहां पर हम यूट्यूब मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, यूट्यूब को इक्वेशन बनाते समय जो चीज़ मैंने बताया कि आप पहले तो मीटर में सभी को वैल्यू को लेंगे, यानी h1 की वैल्यू भी मीटर में रहेगी और h2 की वैल्यू भी मीटर में रहेगी। ठीक है, इंक्लाइंड पर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, केवल वर्टिकल हाइट ही समीकरण में प्रयोग की जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, वर्टिकल हाइट का मतलब यही। ठीक है भैया, वर्टिकल हाइट, और ये देखो यहाँ पर जो था इसको हमने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर थी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइट हम लोगों ने नहीं लिया है। समझ गए बात, मेरी बात, ठीक है। एक इंक्लाइंड पर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं, और ऊंचाई हमेशा आधार रेखा के ऊपर लेते हैं। आधार रेखा के ऊपर का मतलब क्या है कि एक डेटम लाइन हमने बना लिया, जहाँ पर दोनों इंक्लाइंड जो थे आपके वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे थे, दोनों की हाइट बराबर है, तो इसलिए हमने एक डेटम लाइन बना लिया और ऊपर की हम वैल्यू को ले लिया। एक क्वेश्चन बनाते समय ध्यान में रखना होता है। और बाकी मैंने इस यूट्यूब मैनोमीटर के फॉर्मूले को बता दिया, और इस फार्मूले को आप लिख दोगे, मुझे आशा है कि आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का काम क्या है, देखो, डिफरेंशियल मैनोमीटर कोई भी अपना पाइप है, ठीक है, कोई भी अपना पाइप है, इसमें दो जगह पर हमको अगर प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो इस केस में हम किसको लेते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी प्रेशर का डिफरेंस बताने के लिए हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होता है। ठीक है,
डिफरेंशियल दाबमापी किसी एक ही पाइप के दो स्थानों पर विभिन्न पाइपों के बीच, दो पाइप हैं, ठीक है, या एक पाइप में दो स्थानों के बीच क्या है, दाब के अंतर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दो पाइप का मतलब एक पाइप है इसके इस पॉइंट पर और एक पाइप है इसके इस पॉइंट पर, अंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होता है। ये केवल दाब में अंतर को ही बताते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी यू आकार की क्या होती है, एक नली होती है। इसके अंदर भारी द्रव भरा होता है, अर्थात क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, यानी एचजी भरा होता है। और उसके दोनों सिरे क्या होते हैं, उस स्थान से जुड़े होते हैं जहाँ का अंतर ज्ञात करना हो, अर्थात इसके दोनों सिरे क्या हैं, जिससे इसमें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको अंतर ज्ञात करना हुआ इस पाइप में, ठीक है, और यहाँ पर अंतर ज्ञात करना हुआ, अर्थात यहाँ पर आपका अंतर ज्ञात करना हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है। पहले हम समझेंगे कौन सा, टू पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। खैर एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, बट आप समझ लो कि ये कोई पाइप है, ठीक है। यहाँ पर हम उस पाइप में हम दो ट्यूब लगा करके, ठीक है, दो ट्यूब लगा करके, इसे कैपिलरिटी भी कह सकते हो आप एक तरीके से, कैपिलरिटी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अर्थात कोई भी पानी बह रहा है और यहाँ पर अगर आपने लगा दिया तो इसके अंदर जो भी द्रव चढ़ रहा है, ठीक है, उसकी हाइट ले लेंगे और घनत्व ले लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण आपका ले लेंगे, ठीक है, उससे आपका प्रेशर मेजरमेंट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो कितना दूरी तक चढ़ा हुआ है, H1 तक, ठीक है, तो रो जी H1, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि H2 है। अब ये जो डिफरेंस है यही आपका पीजोमीटर ट्यूब से पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो H2 यहाँ पर ही और ये H1, लेकिन ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, H2 माइनस H1 का, ठीक है, H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस आया है वो आपका यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से ज्ञात होता है, ठीक है। जब दाब मापी तो ये दो नलियों को उन दो बिंदुओं पर जोड़ा जाता है जहाँ दाबांतर ज्ञात करना होता है, इनके दूसरे सिरे वायुमंडल में खुले रहते हैं, अर्थात क्या मतलब है, ये भी आपका खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ठीक है भैया। और इनमें नलियों में चढ़े द्रव को हेड को मापा जाता है, जैसे कि H1 माइनस H2, जैसा कि मैंने बताया। और H1 माइनस H2 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपान रो जी। P1 अपान रो जी का मतलब क्या हुआ, रो जी एच। P बराबर क्या होता है, रो जी एच। अगर H की वैल्यू को निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, P अपान रो जी, और अगर H1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 अपान रो जी वन, ठीक है। इस तरीके से है, तो ये है आपका H और यही है आपका अंतर, क्या है, डिफरेंस, ठीक है। ये कैपिटल H से लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा, ठीक है भैया। तो ये आपका पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से है, ठीक है, क्या है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। साइन कन्वेंशन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, जो भी आपकी इच्छा करे आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको लेना है, वो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी दो पाइप है, ठीक है, कोई भी दो पाइप है और आपको किसी भी जगह पे, सपोज यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इन पर क्या करना है, प्रेशर का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अगर इस तरफ से देखोगे तो ये जो गोला सेक्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस तरफ से देखोगे आप सभी, ठीक है, तो ये वाला गोला सेक्शन, सपोज ये वाला राइट साइड वाला ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला ए है, ठीक है। इस तरीके से है, दोनों में क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, इसमें भी पानी का फ्लो हो रहा है। और ये जो आपका यूट्यूब है इसमें आपका क्या है, यहाँ पे पारा भरा हुआ है, क्या, यहाँ पे Hg भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भी पानी चला और यहाँ से भी पानी चला, इसने अपना धक्का मारा, इसने अपना धक्का मारा, जिसका धक्का ज़्यादा रहेगा वो ऊपर बढ़ जाएगा, समझ गए मेरी बात। जैसे सपोज यहाँ से इसने बढ़ाया और इसका प्रेशर ज़्यादा था तो इसका यहाँ तक आ गया, और अगर इसका ज़्यादा होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। बस उन्हीं हाइट को नाप लेंगे और आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फॉर्मूला बहुत आसान है समझना। अगर हमको डिफरेंस ज्ञात करना है तो अर्थात पी ए माइनस पी बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, इसे हम सेंटर लाइन मानते हैं। यहाँ का घनत्व क्या है, रो1 है, हाइट कितनी है, H1 है, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा समान रहेगा। नीचे की तरफ हमने नेगेटिव ले लिया है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। तो माइनस रो1 GH1, जैसा कि मैंने बताया कि एक डेटम लाइन मान लेते हैं, ठीक है। डेटम लाइन मानने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जहां पर H2 और H3 की क्या हाइट है, बराबर, तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव आ रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे काट दिया है। तो रो2
GH2 रो 2 GH3 H3 था, कट गया। अब इधर ऊपर की तरफ चलो, यहाँ पर ये हाइट क्या है H4, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपका जो प्रेशर था पारा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चढ़ गया तो इसकी हाइट H4 ले ली हमने, तो रो 2 GH4 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पारे का घनत्व ले रहे हैं। तो आपका रो 2 GH4 हो गया। उसके बाद इधर की हाइट नाप लो, H5 है, G रो 3 H5, ठीक है। बस ये आपस में कट गए थे, तो बस यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर इसे हमने पूरा व्यवस्थित कर लिया और आप भी आराम से व्यवस्थित कर सकते हो, ठीक है। तो अगला हमारा है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। दोनों भुजाओं के सिरों को किसी एक बर्तन या पाइप में दो अलग अलग बिंदुओं पर जोड़ दिया जाता है। जहाँ पर दाब ज्ञात करना होता है, यह यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बन जाता है। कांच की यूट्यूब में कोई भी भारी द्रव, पारा आदि भरकर दो बिंदुओं पर अधिक दाब अंतर मापने का काम आता है। ये अपना थ्योरी के रूप में बना के लिख सकते हो। अब एक आता है इन्वर्टेड यूट्यूब। पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया गया है, बस, और कोई भी अंतर नहीं है, बस समझ लेते हैं कि सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी आपका पारा भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है। इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को मापना है, अर्थात पी ए माइनस पी बी करना है। ये एक डेटम लाइन मान लेते हैं, अर्थात ये दोनों की हाइट जब बराबर होती है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। सपोज ये आपका नीचे की तरफ है, तो माइनस रो रो वन जी एच वन कर लिया, डेटम को हटा दिया, पी बी को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, या पी ए माइनस पी बी भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप सभी रो 2 देख सकते हो, जी एच टू, ये भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो माइनस रो 2 जी एच टू हो गया। और फिर S3 वाला जो पोर्शन है, जो पारा वाला पोर्शन है, रो 3 GH3, ठीक है। बस पी ए माइनस पी बी कर लो, रो 1 GH1 कर लो, रो 2 GH2, रो 3 GH3। ये आपका आ गया इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और इसकी थ्योरी ऊपर वाले की तरह एज इट इज लिख सकते हो। तो ये था आपका ओवरऑल कंप्लीट यूनिट नंबर 2। मुझे आशा है कि बहुत कम समय में आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और आगे भी ऐसी यूनिट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।